सर आपकी पार्टी जो आपकी जो वो बनी है पार्टी, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, भारतीय स्वदेशी कांग्रेस जो है वो भारत देश के अंदर स्वदेशी स्वराष्ट्र की स्थापना के लिए आई है। भारत देश के अंदर मैं देख रहा हूं कि पिछले इतने वर्षों से कि जो आर्थिक खुशहाली हमको भारत देश के अंदर चाहिए थी, वो आर्थिक खुशहाली अभी तक हो नहीं पाई। और एक कभी पीछे लगने लगा था कि रोटी कपड़ा और मकान भारत देश में सभी को मिलने लगा है, लेकिन जो पिछले अभी 7 साल की ये सरकार आई है, इसमें अर्थव्यवस्था देश की बहुत ही बिगड़ गई है। व्यापारी बेहाल हो गया है, किसान बदहाल हो गया है, लाठियां खा रहा है अपनी खुद की जमीन को बचाने के लिए। और आप देख रहे हैं कि युवाओं को रोजगार मुहैया नहीं हो पा रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बच्चों को नई पीढ़ी के लिए सोचना पड़ रहा है कि हमारी नई पीढ़ी भारत देश के अंदर कैसे सुरक्षित रहेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत देश के अंदर भारतीय स्वदेशी कांग्रेस पार्टी और आपका भाई संजय अग्रवाल देश के अंदर स्वदेशी स्वराज की स्थापना करना चाहती है हमारी पार्टी। और देश के अंतिम व्यक्ति तक को, जो प्रत्येक गांव में उपस्थित अंतिम व्यक्ति तक है, उसको हम आर्थिक दृष्टि से सशक्तिकरण प्रदान करें और उनको रोजगार मुहैया करवा पाए। इस संकल्प के साथ भारतीय स्वदेशी कांग्रेस पार्टी इस देश के अंदर काम करने के लिए आई है, जो राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ेगी। 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ेगी, सारी सीटों पर लड़ेगी। संगठन हमारा बनना शुरू हो गया है। इसके अलावा अभी तत्काल में हम बंगाल में 50 सीटें चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश की पूरी 403 सीटें विधानसभा की, अभी वर्तमान में होने वाला पंचायत का चुनाव, हमारा उत्तराखंड का चुनाव, ये सभी चुनाव स्टेट इलेक्शन हम लोग लड़ेंगे और पूरी ताकत से लड़ेंगे। और हम इस देश के अंदर हम ये चाहते हैं कि जातिवाद खत्म हो, धर्म जो है, जो धर्म का बंटवारा भारत देश के अंदर हो गया है, पहले जात पात को बांटा गया, अब धर्म को बांट दिया गया, तो इस देश के अंदर धर्म का बंटवारा भी हम खत्म करके खुशहाली की तरफ बढ़े, उद्योग धंधे लगे, युवाओं को रोजगार मिले, महिलाएं सुरक्षित हों। और जो टैक्स है, जो हमारे देश का सभी लोग हम टैक्स देते हैं, उस टैक्स के बदले 3 चीजें कम से कम जरूर मिले। एक, मुफ्त में चिकित्सा उच्च कोटि की मिलनी चाहिए, और मुफ्त में शिक्षा उच्च कोटि की मिलनी चाहिए, और समानता के साथ मिलनी चाहिए, बराबर से मिलनी चाहिए। हमारा चाहे किसी प्रकार का कोई समाज हो, बराबरी का हक होना चाहिए, सबका साथ होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि भारत देश के अंदर मेरी सरकार, संजय अग्रवाल की सरकार आएगी। अब की बार हर जगह हर बार स्वदेशी सरकार आएगी, भारतीय स्वदेशी कांग्रेस की, संजय अग्रवाल की, आपकी, हम सबकी, जनता की, क्योंकि मेरा गठबंधन जनता के साथ में है। तो हम रोजगार गारंटी विधेयक लेके आएंगे और प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार जरूर देंगे। इस संकल्प के साथ में ये भारतीय स्वदेशी कांग्रेस आपके सम्मुख प्रस्तुत है। अभी सर ये किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? किसानों के आंदोलन के लिए देखो, मैं ये कहना चाहता हूं कि देश के अंदर जब तक हमारा अन्नदाता सुरक्षित है, हमारे देश का अन्नदाता सुरक्षित है, हमारे देश की बहनें सुरक्षित है, हमारे देश का जवान सुरक्षित है, तब तक ये देश बहुत आगे बढ़ सकता है। और ये किसानों का जो संघर्ष मैं देख रहा हूं, सरकार झुकने को तैयार नहीं है, रोज नित नई पुड़िया दे रही है, तो पुड़िया से देश नहीं चलेगा। आपने कहा था मान्यवर कि ना खाने दूंगा ना खाऊंगा, तो आपने कब से क्या क्या खा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, पूरे विश्व में कहां कहां क्या कर रहे हैं, आप बेहतर समझते हैं। लेकिन इस देश का व्यक्ति अब खाने खाने को मोहताज है, दाने दाने को मोहताज है। किसान अपनी जमीन बचा पाएगा तो सुख समृद्धि आगे बढ़ेगी। किसानों की दुर्दशा आप देख रहे हैं। मैं किसान आंदोलन में किसानों के साथ हूं, इस बिल के खिलाफ। सर इसमें मैं जानना चाहता हूं कि आपकी पार्टी जब चुनाव लड़ेगी तो उसमें महिलाओं की कितनी भागीदारी रहेगी? मेरी पार्टी के अंदर मैं कहता हूं मेरी बहनों से, बेटियों से, माताओं से कि आओ, आप सब लोग आगे आओ। भारतीय स्वदेशी कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम गुप्ता जी हैं, जो देश की बड़ी समाज सेविका हैं। मैं तो राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष हूं। बहनें आओ, एक बहन के साथ में बढ़ो। हम 50% की कम से कम भूमिका इस देश के अंदर महिलाओं की, बहन की, बेटियों की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, संकल्प के साथ सुनिश्चित करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए मैं आह्वान करता हूं कि बहनों आओ, भारतीय स्वदेशी कांग्रेस को ज्वाइन करो,
और अपनी जिम्मेदारी महसूस करो। ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है, यहां आप अपने खुद फैसले मान सम्मान के साथ ले सकते हैं, पूर्ण सुरक्षा के साथ ले सकते हैं। युवाओं की कितनी भागीदारी रहेगी? युवाओं की भागीदारी भारतीय स्वदेशी कांग्रेस में जो युवाओं की भागीदारी है, तो 50% जो महिलाओं की भागीदारी है, उसमें ज्यादा से ज्यादा जितनी बहनें, युवा बहनें साथ में आए उनको भागीदारी मिलेगी। जो 50% हमारी पुरुषों की भागीदारी है, उसमें भी ज्यादा से ज्यादा युवा साथ में आए उनको भागीदारी मिलेंगी। संगठन से जुड़ना होगा, संगठन के साथ आना होगा, तभी तो आपको भागीदारी सुनिश्चित हो पाएगी। तो मेरा आह्वान है सबसे कि आओ भारत देश को मजबूत करते हैं, एक खुशहाल भारत की तरफ ले चलते हैं। आओ सब लोग अपनी जिम्मेदारी संभालो, भारतीय स्वदेशी कांग्रेस की सरकार बनाते हैं। सर, एक सवाल और है कि अभी यूपी में जो निकाय चुनाव आने वाला है और उसमें बसपा और सपा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, और आप भी कह रहे हैं कि हम भी निकाय चुनाव में जाएंगे। हम तो पंचायत के चुनाव में जाएंगे, निकाय चुनाव में जाएंगे, विधानसभा चुनाव में जाएंगे। तो देश में जितने भी संवैधानिक इलेक्शंस होते हैं, तो इनके हम सारे चुनाव लड़ेंगे। इन पार्टियां जो वादे करती हैं जनता के बीच में, आप ऐसा क्या लेके जाएंगे जनता के बीच में जिससे कि जनता आपको वोट दे? हम सबसे पहले जनता के बटुए भरना चाहते हैं, जनता को आर्थिक खुशहाली देना चाहते हैं। इसके लिए हम एक एक आदमी को, जो भी भारत देश के अंदर है, सबको आर्थिक संपन्नता दिलाने के लिए रोजगार से जोड़ेंगे, नौकरियां देंगे, बेरोजगारी इस देश का दूर करेंगे। सबसे बड़ा संकल्प तो हमारा बेरोजगारी दूर करने का है, काम पैदा करने का है, हर व्यक्ति को काम देने का है। तो सर, जितने जो उद्योग धंधे जो होते हैं, आप देख रहे हैं कि वो धीमे धीमे खत्म होते जा रहे हैं, तो आपकी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो क्या वो नए उद्योगों का लगाने का काम करेगी? हाँ, बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी। हम उद्योग धंधे, हम तो वैसे भी क्या है कि हमारी पहचान है ना, देश के अंदर फंड रेज करने के लिए हमेशा रही है। हमने कहा है कि इस देश के अंदर घर घर व्यापार, हर घर व्यापार, घर घर उद्योग, हर घर उद्योग। और भारत देश की जनता को मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मेरा हमेशा 1991 में मैंने स्वदेशी संगठन बनाया, 1991 से अखिल भारतीय व्यापार महासभा आपके साथ काम कर रही है, और मैंने प्रत्येक व्यक्ति को देश के मैंने ये कहना चाहा है कि आओ हम सब मिलकर के काम करें, रोजगार करें। और आज काम नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरियां नहीं है। हमारा संकल्प है कि ये सब चीजें हम देश की जनता को दे पाए, पूरे 135 करोड़ की जनता को ये सारी चीजें हम दे पाए। और अभी आप माहौल देख रहे हैं देश में कि 80 करोड़ आदमी किस तरीके से चावल के लिए, दाल के लिए, आटे के लिए, भाइयों ने बताया, भाइयों बहनों, मैंने लाइन पे लगा दिया 80 करोड़ आदमी को, मैं ये दिया वो दिया। मैं तो देखा नहीं किसको कहां क्या मिला, लेकिन कागजों में जरूर बनाया होगा। मैं ये भी जानना चाहता हूं कि किसको दिया, कब दिया, कैसे दिया, और ये देश इतना गरीब क्यों है कि 80 करोड़ आदमी को आपको ये देना पड़ता है? आप क्यों पैकेज की बात करते हैं? आपने कहा कि कोई बहन की अस्मत लूट गई, वो जला के मार दी गई, उसको पैकेज देते, उसको मुआवजा देते। अरे ये पैकेज और मुआवजा, मेरी मांग है कि आप अपने देश की व्यवस्था को, एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत करने में क्यों नहीं खर्च करते? मेरे देश की बहन कोई ऐसी नहीं है जिसको अस्मत लुटवाने के बाद पैकेज की आवश्यकता हो या मुआवजे की आवश्यकता हो। मेरे देश की बहनों को सुरक्षा चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, और अपने आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्रता चाहिए। वो चाहती है मेरी बहन। मेरी बहन कभी भी किसी प्रकार के धोखे में नहीं रहना चाहती है, और किसी के देश के किसी भी आदमी को पैकेज की आवश्यकता नहीं है। मान्यवर, इस देश के अंदर अभी आपने कहा कि 17 साल की नौकरी 35 साल तक चलेगी किस जवानों की। कैसे लड़ेगा मेरा बुजुर्ग भाई वहां पर जिसके शरीर में वो ताकत नहीं होगी? तो देश की सुरक्षा से भी खिलवाड़ ना करें। ऐसा भी मुझे पता लगा है जवानों के, फौजियों के द्वारा। अगर इस तरह का कोई भी पॉलिसी आप लेके आना चाहते हैं तो तत्काल जो है ना, देश की सेना के हित में भी सोचें, देश के हित में सोचें, देश के किसानों के हित में सोचें, देश के व्यापारियों के हित में सोचें, देश के युवाओं के हित में सोचें, देश के बहनों के हित में सोचें। और आपने कहा था कि मेरा देश में बिकने नहीं दूंगा। क्यों बिक रही रेल मेरे देश की? क्यों बिकने जा रही है मेरे यहां की बिजली? तो ये भाई संजय अग्रवाल, मैं जरूर अपने भारत देश की संपत्ति को बिकने नहीं दूंगा, क्योंकि ये हमारी जनता की, हम सबकी संपत्ति है। आप कोई भी आदमी, चाहे सरकार में आज आप बैठे हैं, चाहे कल हम बैठे हैं, लेकिन किसी को भी सरकारी संपत्ति को बेचने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हम सब केयर टेकर होते हैं। हम कोई मालिक थोड़ी बन जाते हैं इसके। ये फैसला जनता के होने चाहिए, ना कि सरकार के होने चाहिए।
ये सर देश में जो दोहरी एजुकेशन जो हो रही है और जो सरकारी एजुकेशन है उसका एजुकेशन स्टैंडर्ड नीचे गिरता जा रहा है और प्राइवेट का ऊपर होता जा रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति, देश का हर नागरिक व्यक्ति प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दिला पाएगा। तो जो सरकारी जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड नीचे गिरा, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, क्या है कि देश का सरकारी स्टैंडर्ड और प्राइवेट स्टैंडर्ड, सबसे बड़ी बात क्या है जो मैं कहना चाहता हूं, देश में सरकारी फीस के जो सेंट्रल स्कूल के स्कूल्स की, ये जो केंद्रीय विद्यालय संघ के स्कूलों की जो मानक है, इससे ज्यादा इस देश में किसी भी प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं होनी चाहिए। पहले तो इसके लिए एक अलग से एक पॉलिसी डिसीजन करके एक आयोग बना के, अथॉरिटी बना के इसकी कंट्रोल की कंप्लायंसेस करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी स्कूल को नो प्रॉफिट नो लॉस में जो है इंस्टीट्यूशनल लैंड बड़े रिजर्व प्राइस में मिलती है, वो सेवा के भाव के लिए मिलती है, ना कि कमर्शियलिज्म के लिए मिलती है। तो ये धोखा हो रहा है देश की बच्चों के साथ में। मैं उनकी आवाज बनकर के कहना चाहता हूं कि किसी भी विद्यालय में किसी भी प्रकार की फीस कंट्रोल में होनी चाहिए। हमारे आपके, गरीबों के, अमीरों के, सबके आर्थिक ढांचे के अनुरूप होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्कूलों की एजुकेशन है उसके लिए बहुत तरीके से उच्च कोट का मॉनिटरिंग होना चाहिए। उसके लिए बहुत ध्यान दे करके ये देखना चाहिए कि हमारे देश के बच्चों के विकास के लिए एजुकेशन, शिक्षा प्रणाली ठीक काम कर रही कि नहीं कर रही। अभी भारत सरकार ने एक नई शिक्षा नीति लेके आई है, उस पर क्या कहेंगे? क्या पुरानी शिक्षा नीति से नई शिक्षा नीति सही है? देखिए, उसमें नई शिक्षा नीति में पता नहीं किसने क्या अध्ययन किया है, कोई बहुत विशेषताएं मुझे नहीं दिखती हैं। ओके। बाकी ये कि मेरे पास एक फार्मूला है, मेरे पास अध्ययन है, अगर भारत सरकार चाहे तो उस अध्ययन को दे सकता हूं। उसके अंतर्गत जरूर देश के विकास हो सकता है, बच्चों की बौद्धिक क्षमता बढ़ाई जा सकती है, और उससे कहते हैं ना, एक हमारा एक नया, एक खुशहाल युवा निकल सकता है। बच्चे बहुत डेवलप कर सकते हैं। मैं भविष्य में मुझे मौका मिलेगा तो मैं एक बहुत ही एक सरल सुलभ शिक्षा नीति देश के अंदर लेके आना चाहूंगा। ये प्राइमरी स्तर की जो शिक्षा जो गिर रही है, हमारा सबसे मेन एजुकेशन हमारी प्राइमरी होती है, और वही हमारी प्राइमरी शिक्षा बहुत ज़्यादा मतलब नीचे गिरी हुई है। तो उस पे आपका क्या क्या विचार रहेगा, और इसको किस तरह से हम एजुकेशन को अच्छी कर सकते हैं? आपने देखे होंगे कि यूपी में हर प्राइमरी जो स्कूल है, हमारे सरकारी प्राइमरी स्कूल है, उसमें टीचरों की बहुत कमी है। कहाँ पहले 6-6, 7-7 टीचर हुआ करते थे, आज 3-3 टीचर हैं, और बच्चे भी उसमें ना के बराबर होते हैं। ऐसा क्यों है? टीचर तो हमारे यहाँ बहुत हैं, तो स्कूल जाते नहीं है। हमारे एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना, कहते हैं ये जो जितने भी बुरे कांड होते हैं, बुरी स्थिति आती है, आर्थिक विकास नहीं होता है, परिस्थितियां बिगड़ती हैं, ये सब जो जिसकी सरकार होती है ना, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में होता है। ब्यूरोक्रेसी से कैसे काम लेना है, ये सरकार को आना चाहिए। इसीलिए बौद्धिक दृष्टिकोण से टॉप प्रोफेशनल्स को, अच्छे लोगों को सरकार में बैठना चाहिए, ना कि बगैर पढ़े लिखे अंगूठा छाप लोगों को आप सरकार में बैठा लेंगे, अपराधियों को बैठा लेंगे। उनका दृष्टिकोण हमेशा भ्रष्टाचार की तरफ रहेगा। हमेशा साफ सुथरे, नीट एंड क्लीन लोगों को अगर आप सरकार में बनने का मौका देंगे, ये जनता का भी नैतिक कर्तव्य होता है। आप अच्छे लोगों को चुनिए, साफ सुथरे लोगों को चुनिए, उनका बायोडाटा देखिए, उनको सुनिए, अध्ययन करिए, तब वोट दीजिए। तो देश में सब लोग जगेंगे तो देश जगेगा, जनता जगेगी तो देश जगेगा। आपको अपेक्षा है, आजकल क्या है कि आप राजनीति में, कहते हैं, बहुत लोगों से पूछिए, कहते हैं जी मेरा राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे भाई, इंटरेस्ट तुम्हारा नहीं है। प्रत्येक आदमी भारत देश का जो भी वोट डालने के लिए, जिसको चुनाव आयोग, भारत देश का संविधान उसको एलिजिबल करता है, उसका नैतिक कर्तव्य होता है कि उसको राजनीति को समझना पड़ेगा। आप अपने को धोखा दे सकते हैं, राजनीति को धोखा नहीं देंगे। अगर आपको सच्चा, अच्छा, ईमानदार आदमी चाहिए तो आपको अपनी सहभागिता राजनीति में बढ़ानी पड़ेगी। प्रत्येक व्यक्ति जो वोट दे के आता है, वोट देने का अधिकार पाता है, उसको इस बात का भी थोड़ा सा समय निकालना चाहिए कि वो किसको चुन रहा है। अच्छे लोगों को चुनेंगे, देश बदलेगा, देश खुशहाल होगा। तो आपकी, हमारी, एक एक आदमी की भी जिम्मेदारी बनती है कि देश के अंदर किस तरीके से आपको अपनी जिम्मेदारी को समझना है,
इसके बारे में तो काम करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सर, आपने समय दिया।